हमने बेटा जो चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 1 था, चैप्टर सेकंड का जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वो पहला पार्ट था। चैप्टर सेकंड का अब दूसरा पार्ट है, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, देखो चैप्टर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था वो था, हमने पढ़ा था कंपनी की सत्ता की स्थापना, कि कंपनी ने अपने पैर, मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने पैर भारत में व्यापार की दृष्टि से फैलाए और कैसे फैलाए। ठीक है, धीरे धीरे करके कंपनी ने भारत पर जो भी व्यापारिक दृष्टि से जितना भी नियंत्रण करना था, धीरे धीरे हर जगह करता गया और अपनी स्थापना व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में अच्छे से कर ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक सेना एवं नागरिक प्रशासन का विकास। औपनिवेशिक सेना, उपनिवेश का मीनिंग होता है बेटा किसी के नियंत्रण में रहकर, मतलब किसी के अंडर रहकर काम करना। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपके, जो आप लोगों को समरी के लिए दिए हुए हैं। देखिए, द्वैध शासन। द्वैध का मीनिंग आप देख सकते हो, इसका द्वैध का वर्ड है, उसका मीनिंग आप समझ सकते हो, मतलब कि यहाँ बात आ रही है डबल की। द्वैध मतलब द्वि। ठीक है, द्वि शासन का मतलब हो गया कि द्वैध का मतलब हो गया कि ऐसी शासन प्रणाली जिसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, मतलब कि जिसमें कार्य करने का जो भी शक्ति वगैरह दी गई है वो 2 आधार पर बांट दी गई है। देखो, शासन के 2 प्रमुख कार्य राजस्व एवं प्रशासन, मतलब कि जो शासन करना है, जो शासन है उसके 2 प्रमुख कार्य हैं, 2 मेन कार्य हैं। पहला है राजस्व। राजस्व का मीनिंग यहाँ हो गया कर वसूलने से, और दूसरा है प्रशासन। प्रशासन का मीनिंग हो गया बेटा शासन से, कि शासन कैसे चल रहा है, शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें का 2 अलग अलग व्यक्तियों, संस्थाओं या अभिकरणों द्वारा संपन्न किया जाना। सीधी बात है, 2 मेन काम बताए हैं। शासन के 2 मेन काम है, राजस्व मतलब कि कर वसूली, और दूसरा प्रशासन मतलब कि शासन करना। उनको 2 अलग अलग लोगों को बांट दिया है। ठीक है, 2 अलग अलग संस्थाओं को बांट दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका चार्ट अधिनियम। चार्ट अधिनियम हम पढ़ चुके हैं कि जो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उन्होंने चार्ट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी की स्थापना की थी, कार्य करना स्टार्ट करवाया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिसंबर 2016 को एक चार्ट के माध्यम से की गई। मतलब कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किन नियमों को फॉलो किया जाएगा, या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारा एक लिस्ट बनाई गई, जिसको बोला गया चार्ट माध्यम, चार्ट बनाया गया। ठीक है, चार्ट अधिनियम का प्रत्येक 20 वर्ष में नवीनीकरण किया जाता था, मतलब कि हर 20 साल बाद उस चार्ट में कुछ बदलाव किए जाते थे। जैसे आप लोगों को बेटा पता है कि जो बदलाव है वो हमारे आज संविधान में भी होता है, जिसको हम संविधान संशोधन बोलते हैं। और बदलाव प्रकृति का नियम है, जब मौसम ही अपना बदलाव बदलता है, सर्दी गर्मी बरसात का मौसम आता है, तो और बाकी नियम में भी बदलाव आना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के सामने एक याचक के रूप में आई, परंतु बाद में भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर उसने अपनी स्थिति आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ कर ली। मतलब कि बेटा सबसे पहले जो भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ एक व्यापार की दृष्टि से आई थी, मतलब कि वो बहाना। एक तरीके से आप ये चीज देख सकते हो बेटा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या अंग्रेजों का लगा के चलो, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इन्होंने भारत में क्या किया है कि भारत के लोगों की जो कमियां थी, उनके बीच में जो कमियां थी, या फिर उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव चल रहा था, या फिर वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो उनका फायदा उठाकर उन्होंने अपना हक जमाया है, उन्होंने अपना पैर जमाया है। ये हम चीज देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो कि हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश, मतलब कि जो अंग्रेज भारत आए थे, वो अपना किसके लिए आए थे, वो सिर्फ एक व्यापार की दृष्टि से आए थे, उनको व्यापार करना था, परंतु उन्होंने फायदा गलत उठाया। ठीक है, पहले उन्होंने सिर्फ बहाना कर करके कि हमें सिर्फ व्यापारिक केंद्र खोलना है, हम यहाँ से व्यापार करेंगे, हम यहाँ से काम करना शुरू करेंगे, ये कर करके उन्होंने काम किया।
परंतु आगे जाकर उन्होंने अपने पैर फैलाने चालू कर दिए और वो प्रशासनिक मतलब अपने राजनीति में भी घुस गए, आर्थिक क्रियाओं में भी घुस गए, सामाजिक क्रियाओं में भी वो घुस गए थे। उन्होंने विभिन्न तरीके, चाल तथा बहानों से लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। वही चीज है जो मैं आपको बता रही थी बेटा कि पहले वो सिर्फ व्यापार के नजरिए से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों पर हक जमाना शुरू कर दिया और संपूर्ण भारत पे अब धीरे धीरे करके अपना हक जमा दिया। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब कि अब हम देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन, मतलब कि दो लोगों के द्वारा या दो संस्थाओं के द्वारा काम चलाया जा रहा था, शासन किया जा रहा था। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध, रिपीट करो, प्लासी का युद्ध, अनुज क्या था बेटा प्लासी का युद्ध? अनुज, प्लासी का युद्ध क्या था बेटा? इसमें बक्सर का युद्ध। क्या बोल रहे हो? बक्सर का, बक्सर का नहीं पूछा, प्लासी का पूछा है। प्लासी का युद्ध क्या था, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1956। थप्पड़ लगेगा मुंह पे। 1757 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, आई समझ में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था प्लासी का युद्ध। आप लोगों को बार बार वही चीजें रिपीट करवाना बेटा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आप लोग पीछे जाके रिवाइज कर सकते हो, आई समझ में? पेज नंबर H11 और H12 पे दिया हुआ है, तो आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की, मतलब कि जब प्लासी का युद्ध हो गया और उसमें नवाब हार गए थे, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया था, और उसकी हार के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, उन्होंने बंगाल में क्या किया था, उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी। इस व्यवस्था में कंपनी द्वारा नियुक्त नवाब दीवानी कंपनी की ओर से राजस्व वसूली का काम करता था। मतलब कि बेटा कंपनी ने एक व्यक्ति नियुक्त किया, दीवान की पोस्ट दी गई उसको, ठीक है, नायब दीवान की पोस्ट दी गई उसको, ठीक है, और उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था कर वसूली का, मतलब कि राजस्व का, मतलब वो कर वसूला करते थे, ठीक है, टैक्स वसूला करते थे वो। तथा नवाब की ओर से प्रशासन की देखभाल, मतलब कि नवाब जो बनाया गया था, हमने पढ़ा था कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, ठीक है, बंगाल के जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे उनको नवाब बना दिया गया था। तो वो तो प्रशासन संभालते थे, मतलब कि क्या करते थे, वो तो देख रेख करते थे, वो कानूनों का ध्यान रखते थे, अपनी संस्था का ध्यान रखते थे, ठीक है। और कर वसूलने का जो दूसरा मेन काम था, पहला मेन काम प्रशासन संभालने को दे दिया बंगाल के नवाब को, दूसरा मेन काम था राजस्व वसूली। राजस्व वसूली मतलब कर वसूलना, और कर वसूलने का काम किसको दिया गया, एक पोस्ट बनाई गई नायब दीवान के नाम से, और वहां पर उसको पर लोग को अपॉइंट किया जाता था और वो कर वसूली का काम करते थे। यह व्यवस्था एक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो भिन्न भिन्न हितों के लिए, मतलब कि ये था कि बेटा बहुत ज्यादा मेन मानी गई ये व्यवस्था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है, उसको पूरा एक काम सौंप दिया गया, दूसरे व्यक्ति को दूसरा पूरा काम सौंप दिया गया। इस व्यवस्था में उत्तरदायियों को अधिकार से पृथक कर दिया गया। यद्यपि जनता के कल्याण की देखभाल का उत्तरदायित्व तो नवाब का था, परंतु वास्तविक शक्ति एवं सत्ता कंपनी के हाथों में थी। मतलब सीधी सीधी बात है कि जनता के प्रति जो भी काम वगैरह किया जाएगा, जनता के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, तो वो कौन ले रहा था, वो नवाब ले रहा था, ठीक है। बट नवाब किसके द्वारा चलाया जा रहा था, नवाब खुद की मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा था बेटा, नवाब काम कर रहा था किसकी मर्जी से, अंग्रेजों की मर्जी से। मतलब अब अंग्रेज जो रूल्स निकालेंगे वही नवाब को फॉलो करवाने होंगे लोगों से, ठीक है। मतलब कि सारा का सारा चिट्ठा जो होता था, काम ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, अब होगा, ये सारा का सारा डिसीजन होता था अंग्रेजों का। लेकिन
उस डिसीजन को लागू करवाया जाता था नवाब के नाम पे कि नवाब ऐसा करवा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके की जो बंगाल के नवाब थे वो हाथ की कठपुतली थे किसकी, अंग्रेजों की, कि अंग्रेज जैसा कहेंगे वैसा नवाब करेगा और नवाब जैसा कहेगा वैसा उसकी आवाम करेगी, मतलब जनता करेगी। और जनता के बीच में नाम किसका होगा, नवाब का, चाहे वो गलत काम करवा रहा हो चाहे वो सही काम करवा रहा हो। ठीक है, और सही काम करवाने से तो वाह वाह होगी, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज ये चाहते थे कि नवाब को उसकी आवाम ही उसके रास्ते से हटा दे। ठीक है, हो गया, यदि प्रशासन में कोई कमी या कमजोरी दिखाई देती तो उसका सारा दोष नवाब के ऊपर मढ़ा जा सकता था। वही चीज आई कि अगर कोई गलत काम होता तो ऑफ कोर्स जनता किसको गलत ठहराती, वो नवाब को ही गलत ठहराती। ठीक है, परंतु वास्तविक शक्ति एवं सत्ता कंपनी के हाथों में थी। यदि प्रशासन में कोई कमी या कमजोरी दिखाई देती तो उसका सारा दोष नवाब के ऊपर मढ़ा जा सकता था। ठीक है, जबकि सारे लाभ आनंद कंपनी उठा रही थी। बात आ गई कि सारे लाभ, सारी की सारी जो भी काम वगैरह हो रहे थे, जैसे भी काम चल रहे थे, वो किसके द्वारा चल रहे थे, वो चल रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसका मेन दिमाग अंग्रेजों का था, लेकिन नाम किसका आ रहा था, नवाब का। मतलब कि अगर कोई गलत काम होता तो नवाब के लिए वो करते थू थू कि भाई नवाब ऐसा करवा रहा है, नवाब ने ये गलत काम करवा दिया। ठीक है, और अगर कोई अच्छा काम हो जाता तो उसका नवाब पर तो जाता ही, लेकिन नवाब को जो फायदा होता वो पहले ही छीन लिया जाता, किससे, अंग्रेजों, अंग्रेज उसको छीन लेते। कंपनी राजस्व वसूली करती थी जिसमें से प्रशासन के ऊपर थोड़ा सा खर्च करती ताकि बाकी धन इंग्लैंड भेज दिया जाए। बात वही आ गई कि नवाब इंग्लैंड के ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कर वसूली का नायाब दीवान बनाया गया। किसके अकॉर्डिंग काम करता था, वो अकॉर्डिंग काम करता था अंग्रेजों के, मतलब कि वो धन वसूलता, कर वसूलता था। कर वसूली मतलब राजस्व कर का काम करता था, लेकिन वसूल के सारा पैसा दिया करता था अंग्रेजों को। ठीक है, और अंग्रेज क्या करते थे बेटा, अंग्रेजों के द्वारा उन लोग, मतलब कि थोड़ा सा खर्चा, बहुत रेयर खर्चा किया जाता था बंगाल पर, और बाकी का सारा पैसा भेज दिया जाता था इंग्लैंड। ठीक है, इस प्रकार बंगाल की संपदा धीरे धीरे खिंचकर इंग्लैंड जा रही थी। मतलब वही चीज है कि बंगाल का पैसा बंगाल में यूज ना होकर वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा। बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 में कंपनी की शक्ति का विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंडरलाइन करिए बेटा इस लाइन को। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785, यहाँ क्वेश्चन बनता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने कब से कब तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे, वो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रही। ठीक है, इस समय तक कंपनी ने बंबई तथा मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर ली थी। मतलब कि बेटा 1773 से लेकर 1775 तक कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंबई और मद्रास में भी जाकर अपनी उसने पैर जमा लिए थे। इसीलिए आवश्यक हो गया था कि यह प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की जाए। मतलब कि बेटा कि यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि जब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी, तब उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मतलब कि जो बंगाल में प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको हिंदुस्तान, मतलब भारत के प्रशासन को प्रारंभ करना, शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कंपनी ने अपने अधीन क्षेत्रों को मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था, जिसमें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, जिनमें प्रत्येक का शासन गवर्नर के अधीन होता था। मतलब ये हुआ बेटा, जैसे जैसे भारतीयों ने चाहा, भारत अपनी सरकार बनाना चाह रहे थे, प्रशासन के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही भनक पड़ी किसको, अंग्रेजों को, उन्होंने पहले ही प्रेसिडेंसी में विभाजित कर दिया, राज्यों को विभाजित कर दिया, और मेन 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। कौन कौन सी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। प्लीज अंडरलाइन कर लो बेटा इसको। 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, बंबई, मद्रास और कोलकाता।
जिनके प्रत्येक शासन का गवर्नर का अधीन होता था, मतलब कि हर एक काम, ये तीन जो जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी उन सभी प्रेसिडेंसियों में जो मेन काम करा करते थे, हेड रहता था, वो कौन होता था? वो होता था गवर्नर। ठीक है, और उस टाइम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। अंडरलाइन करो इसको, प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता था? प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल हुआ करता था, और गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। विभिन्न प्रशासन सुधार करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता, तथा विशेषकर न्याय क्षेत्र, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब भाई सीधी सीधी बात है बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल को ही सबसे ऊपर रखा गया था, गवर्नर जनरल को ही सबसे आगे रखा गया था। ठीक है, कोई भी काम होता था, किसी भी तरीके से डिसीजन लिया जाता था, तो गवर्नर जनरल के द्वारा ही वो सारे काम किए जाते थे। तो ऑफकोर्स जो भी वाहवाही होगी या जो भी न्याय व्यवस्था में जो भी काम होंगे, वो सारे के सारे किसके अधीन होंगे? वो होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, मतलब गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, और गवर्नर जनरल को ही ज्यादा मेन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रशासनिक उपाय, मतलब कि कौन कौन से उपाय सुझाए गए, कौन कौन से उपाय किए गए प्रशासन के लिए, शासन के लिए। देखो, 1750 से 1756 के बीच भारत पर प्रशासन का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो एक व्यापारी कंपनी थी। अंडरलाइन करें बेटा इस लाइन को, 1750 से 1856 के बीच भारत पर प्रशासन का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अब बात आप ये बोलोगे, इसमें क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि भारत में 1750 से 1756 के बीच भारत पर प्रशासन का अधिकार किसका था? यहाँ आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी मेन किस लिए आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसको व्यापार करना था, व्यापार की दृष्टि से आई थी, लेकिन वो आकर धीरे धीरे हर एक काम में घुसती चली गई, और अपने उसने एक बहुत बड़ी जगह बना ली भारत। ठीक है, एक तरीके से भारत पूरी तरीके से मान सकते हो गुलाम हो गया था, किसका? अंग्रेजों का। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि वे आर्थिक हितों की सुरक्षा, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा, अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि तथा अधिकाधिक लाभ कमाना। सीधी सीधी बात है, ये चीज आपको भी पता था कि धीरे धीरे जब ब्रिटिश थे वो भारत पर अपनी कब्जा जमा रहे थे, तो उनका सिर्फ व्यापार करना तो उनका कोई रह ही नहीं गया था। जब उन्होंने कब्जा करना ही शुरू कर दिया, तो उनका मेन काम रह गया था बेटा कि वो अपनी आर्थिक दृष्टि सुधारे, मतलब कि भारत से पैसा खींचे और कहाँ ले जाए? वो ले जाए इंग्लैंड। ठीक है, सेना है, सेना का खर्चा किससे उठाए? भारतीय राजाओं से, मतलब कि नवाबों या राजाओं को युद्ध में हरा दे, और उनकी युद्ध की क्षति पूर्ति के लिए उनको ये बात बोले कि आपको अब क्या करना है, आपको उनका क्षतिपूर्ति करने के लिए जुर्माना देना है, और अब आपके द्वारा ही हमारे जो सेना है, सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो एक तरीके से पूरी तरीके से भारत को खोखला करने पे लगे हुए थे कौन? ब्रिटिश। इनसे ब्रिटेन की सरकार का ध्यान आकर्षित किया, इसीलिए उन्हें कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कदम भी उठाए। मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार ने कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाए थे। देखो, फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सॉरी। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अंडरलाइन करें बेटा इस लाइन को कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया गया, और इस एक्ट के अनुसार जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। गवर्नर जनरल को इस समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना होता था। कलकत्ता की एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बेटा, ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये था हमारे देश का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय। अभी हम ये बात देखते हैं कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? अनुज, कहाँ है हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय? अनुज, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बेटा? बोलिए, भूल गए ना पीछे का? कहाँ स्थित है बोलो?
बोलो बेटा, कहाँ स्थित है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बेटा? दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था वो ब्रिटिशों के द्वारा खोला गया था भारत में, और वो कहाँ खोला गया था? वो कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। जिसमें एक सर्वोच्च न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश हुआ करते थे। बेटा रेगुलेटिंग एक्ट था, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि वो ब्रिटिशों के जब बनाया गया तो जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बोला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक समिति बनाई, ठीक है, और समिति के 4 सदस्य बनाए, ठीक है। मतलब एक ये तरीका था प्रशासन करने का, शासन करने का, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि कोई भी कार्य किया जाता था, किसी भी प्रकार से कार्य किया जाता था, वो उसी समिति के द्वारा किया जाता था, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है, नियम बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो समिति, मतलब कि जो समिति बनाई गई थी उस समिति के द्वारा करा जाएगा। उसके बाद कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय खोला गया, ठीक है। और उस सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब सबसे बड़ा न्यायाधीश, और बाकी के 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल 4 न्यायाधीश बनाए गए। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है, हमारे मेन जज है, और उसके बाद अन्य जजों की कोई लिमिट नहीं है, वो कितने 20, 30, 29, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। कंपनी के निदेशों को अपने लेखों तथा वार्षिक आय व्ययों के हिसाब ब्रिटिश राजकोष के सामने रखने का आदेश दिया तथा समस्त दीवानी एवं सैनिक व्ययों का संपूर्ण लेखक ही प्रस्तुति करना होता था। मतलब सीधी सीधी बात है, जब रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया, लागू किया गया, उसमें यह था कि अगर भारतीयों के द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा, किसी प्रकार का खर्चा किया जाएगा, ठीक है, कमाया जाएगा, कर वसूला जाएगा, जो भी काम होगा उस सारे काम का लेखा जोखा ब्रिटिशों के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशों की सरकार हमारे भारत में बन गई थी, तो यही उनका काम था मेन। ब्रिटिश राजकोष के सामने रखना होगा उन्हें समस्त दीवानी तथा आर्थिक तथा सैनिक व्यय का संपूर्ण लेखा भी प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि उसके बाद में उन्होंने जो भी उन्होंने राजस्व, मतलब कर वसूला, सेना पे कितना खर्च हुआ, क्या काम किया उन्होंने, उन सभी का लेखा जोखा देना होता था किसको? ब्रिटिशों को। नेक्स्ट है पिट का इंडिया एक्ट 1784, इसको अंडरलाइन कर लेना। पिट का इंडिया एक्ट, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन बनता है पिट का इंडियन एक्ट कब लागू हुआ? पिट का इंडियन एक्ट 1784 में लागू। यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया। मतलब पिट का जो इंडियन एक्ट था, वो जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए किया गया, के उद्देश्य से बनाया गया। इसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग कर दिया गया। मतलब कि उसमें क्या किया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको, और जो व्यापारी, मतलब मेन काम किस काम से आई थी कंपनी भारत में? व्यापार करने की दृष्टि से आई थी। तो फिर परंतु उसने बीच बीच में राजनीति में अपने पैर फंसार लिए, आर्थिक कार्यों में अपने पैर फंसार लिए। तो इसीलिए जो पिट का इंडियन एक्ट बनाया गया उसमें क्या किया गया? राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा एक 6 सदस्यीय नियंत्रण परिषद की नियुक्ति की गई। मतलब कि फिर एक समिति बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसमें 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसका अर्थ होता है कि अपनी परिषद सहित गवर्नर जनरल को मुंबई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी के निरीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया। 6 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, ठीक है। उस परिषद को क्या काम दिया गया कि जो प्रेसिडेंसी बनाई थी, हमने पढ़ी थी बंबई, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो भी काम होगा, इन तीनों प्रेसिडेंसी में अगर कहीं रोड बन रही है, कोई दीवार बनाई जा रही है, कहीं पे पेंट किया जा रहा है सरकारी चीजों में, ठीक है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कर वसूलना, वो सारा का सारा काम उस परिषद को दे दिया गया था, ठीक है। निरीक्षण, निर्देशन, मतलब कि सुपरवाइजर, निगरानी करने का, उसके बाद में आपको जो काम करवाना है उसके लिए, उसके बाद में नियंत्रण, मतलब कि उस पर पूरा कंट्रोल करने का काम दे दिया गया। उस समय बंबई प्रेसिडेंसी में वो क्षेत्र थे जो वर्तमान में महाराष्ट्र एवं गुजरात के नाम से जाने जाते हैं। मतलब बेटा महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, उसके बाद में अलग किए गए। तो जब प्रेसिडेंसी बनाई गई थी बंबई को, तो उस टाइम महाराष्ट्र में जितने भी एरिया है और गुजरात के जितने भी एरिया है वो पूरा बंबई प्रेसिडेंसी में
शामिल था। तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में संपूर्ण दक्षिण भारत, मतलब कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मतलब 3 प्रेसिडेंसी बनाई, जिसमें पहली थी बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में कौन कौन से एरिया आते थे? पूरे महाराष्ट्र के और पूरे गुजरात के। उसके बाद थी मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से एरिया आते थे बेटा? मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे पूरे दक्षिण भारत में जितने भी एरिया थे। ठीक है। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग, जब हमने एक्ट पढ़ा था उसमें हमने 4 सदस्यों की समिति पढ़ी थी। जब हमने रेगुलेटरी एक्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 4 सदस्य शामिल किए गए। लेकिन जो पिक्ट का इंडियन एक्ट था वो बनाया गया था कि सुधार करने के लिए। किसकी सुधार करने के लिए? जो रेगुलेटरी एक्ट में जो काम किया गया था उनको सुधारा गया था। तो उसी चीज को लेकर बेटा जो समिति में 4 सदस्य थे उनको घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। युद्ध की घोषणा एवं शांति एवं संधि आदि करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब कि सीधी सीधी बात है। उसके बाद में क्या गया? अगर युद्ध होना है, कहीं पे युद्ध करना है, ठीक है, या फिर शांति का माहौल बनाकर रखना है, या कोई घोषणा करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई भी घोषणा करनी है, तो उस घोषणा के लिए भी किसको करना पड़ेगा? उस घोषणा के लिए भी गवर्नर जनरल ही हेड है, वही सारी चीजों के ऑर्डर्स पास करेंगे। ये रूल रखा गया किसमें? पिट का इंडियन एक्ट। ठीक है बेटा, तो अनुज आपको समझ आया अभी तक यहाँ पे जितना भी हमने कवर किया है? बोलो अनुज। अनुज समझ आया बेटा? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे। तो आपका यही होमवर्क है, अपना चैप्टर रीड करो, वर्ड्स फाइंड आउट करो, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करो, इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करो, मुझे टाइम से सेंड कर दीजिएगा। अनुज आप अपनी नोटबुक मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, और बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू। लीव कर सकते हैं बेटा।